चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ विपक्षी दलों की राजनीति साम दाम दंड भेद पर उतर आई है। देश की एकता और अखंडता पर चोट की जाने लगी है। विगत 2 दिनों में जंतर मंतर पर क्या कुछ हुआ, पहले यह जानना जरूरी है। बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री अपने सांसदों और विधायकों के साथ यहां प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना है कि उनका राज्य केंद्र के वित्तीय अन्याय का शिकार है। बृहस्पतिवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पार्टी नेताओं के साथ जंतर मंतर पर वित्तीय अन्याय को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसमें अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी जंतर मंतर पहुंचे। दोनों मुख्यमंत्रियों ने सीएम पिनराई विजयन का साथ दिया और भाषणबाजी की। दक्षिण के 5 राज्यों में से 3 राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की मांग लगभग एक जैसी है। सोशल मीडिया में इसे लेकर माई टैक्स माई राइट यानी मेरा टैक्स मेरा अधिकार जैसा कैंपेन हैशटैग भी चल रहा है। दक्षिण के इंडिया गठबंधन के दल इस मुहिम को लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाने को तैयार है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी केंद्र के खिलाफ ऐसा ही आरोप लगाकर जल्दी धरना देने का ऐलान कर चुकी हैं। यहाँ आपको बता दें कि अपनी चुनावी फ्री स्कीम के चक्कर में आज कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी है। इस पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आप 7 दिन पीछे जाएं और याद करें कि कर्नाटक में कांग्रेस सांसद डीके सुरेश कुमार का दिया हुआ बयान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद कांग्रेस के इस सांसद ने कहा था कि केंद्र सरकार फंड आवंटित करते वक्त दक्षिण भारत को अनदेखा करती है। वे उत्तर भारत के लिए ज्यादा फंड देते हैं, खास तौर पर हिंदी पट्टी के लिए। इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये हमें हिंदी क्षेत्रों से अलग होने और अलग देश की मांग करने के लिए उकसाएगा। हम जिसके हकदार हैं वो हमें मिलना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि दक्षिण भारत के लिए हर स्तर पर अन्याय हो रहा है। दक्षिण के राज्यों से इकट्ठा किया गया पैसा हिंदी बेल्ट को दिया जा रहा है। सुरेश कुमार ने दावा किया कि सरकार दक्षिण भारत से 4 लाख करोड़ रुपए ले रही है, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि केंद्र सरकार सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को ही हलाल कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिद्धरमैया बोले कि हम संघवाद पर सहमत हैं। राज्य सरकारें टैक्स देती हैं। यहाँ से जो टैक्स का पैसा जाता है वह वित्त आयोग हमें बांटता है। इसमें हमारे साथ अन्याय हुआ है। करों का हस्तांतरण ठीक से नहीं हो रहा है। 14वें वित्त आयोग से 15वें वित्त आयोग तक करों के हस्तांतरण में 1.07% की कमी आई है। ध्यान रखिएगा, 1.07% की कमी हुई है, जिसके वजह से अलग देश के मांग की नौबत आ गई है। डीएमके ने भी कुछ ऐसी ही धमकी दी थी। डीएमके के सांसद ए राजा ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार तमिलनाडु को और अधिकार दे, वरना अगला स्टेज अलग राष्ट्र के लिए लड़ाई होगा। हमें पेरियार के रास्ते पर चलने के लिए केंद्र सरकार मजबूर न करे। पेरियार ने अलग राज्य की मांग की थी। तो आइए हम सरल भाषा में या लेमैन की भाषा में समझें कि मामला है क्या। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि देश में करों का बंटवारा करने हेतु संविधान के तहत वित्त आयोग बनाया जाता है, जिसका काम है केंद्रीय करों में से राज्यों के हिस्से की सिफारिश करना कि किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा। दक्षिण भारत की राज्य सरकारें वित्त आयोग पर सवाल उठाते हुए फंड डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा हिस्सा मांग रही हैं। अब जरा देख लें कि बजट में किस राज्य को कितना पैसा मिला है। बजट एस्टीमेट 2024-25 में सबसे ज्यादा 17.9% हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिला है। दूसरे नंबर पर 10.05% हिस्सा बिहार को दिया गया है। मध्य प्रदेश को 7.85%, पश्चिम बंगाल को 7.52%, 5वें स्थान पे 6.31% के साथ महाराष्ट्र का नंबर है। फिर राजस्थान है जिसे 6.02% हिस्सा मिलेगा। दक्षिण राज्यों को देखें तो आंध्र प्रदेश के हिस्से में 4.05%, कर्नाटक के हिस्से में 3.65%,
जो कि लगभग 45,000 करोड़ रुपया होता है। तमिलनाडु को 4.08%, जबकि तेलंगाना और केरल का हिस्सा क्रमशः 2.10% और 1.9% मिला है। अब यहाँ आपको देखकर लग रहा होगा कि उत्तर भारत को ज़्यादा पैसा और दक्षिण भारत को कम पैसा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर एक बात और समझना ज़रूरी है कि आखिर किस आधार पर यह पैसा बँट रहा है। केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा एक सिस्टम के आधार पर किया जाता है। वित्त आयोग राज्यों के बीच फंड के बंटवारे के लिए 4 पैमाने का इस्तेमाल करता है। पहला, सबसे ज़्यादा 47.5% वेटेज आय के अंतर को दिया जाता है, मतलब ज़्यादा आय वाले राज्यों की तुलना में कम आय वाले राज्यों को ज़्यादा पैसा दिया जाता है। दूसरा, सबसे बड़ा वेटेज जनसंख्या का है, मतलब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसे 25% वजन दिया गया है। तीसरे नंबर पर 17.5% वेटेज जो कर वसूली का पैसा आता है राज्यों से, और चौथे नंबर पर 10% वेटेज क्षेत्रफल को दिया जाता है कि कौन राज्य कितना बड़ा है। अब चूंकि जनसंख्या और इनकम एक बड़ा फैक्टर है, तो 73% वेटेज इन्हीं दोनों को दिया जाता है पैसा बांटने में। इस कारण फंड के बंटवारे में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का हिस्सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि इनकी जनसंख्या ज़्यादा है और इनकम कम है। भारत के सबसे अमीर राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना है। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ है, जबकि कर्नाटक की 6 करोड़ के लगभग, मतलब 4 गुना ज़्यादा। तो ऐसे समझिए कि तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक को मिलाकर अकेला उत्तर प्रदेश है। तो यदि कर्नाटक को 3.65 और तमिलनाडु को 4.08% पैसा मिल रहा है, तो उत्तर प्रदेश को इसका 4 गुना यानी 16% मिलना चाहिए, और मिल रहा है 17.9%, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल, टैक्स और कम आय का पैसा भी जुड़ा हुआ है। इसी कारण से बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान को ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि ये जनसंख्या और क्षेत्रफल में ज़्यादा हैं और टैक्स भी इनका ज़्यादा आता है। सीधी बात है कि पिछड़े राज्यों को ज़्यादा फंड देकर उसे आगे बढ़ाने और वहाँ के लोगों को सक्षम बनाने का प्रयास किया जाता है। ज़्यादातर लोगों को यह पता है कि भारत के दक्षिणी और पश्चिमी राज्य उत्तर के राज्यों से ज़्यादा अमीर हैं। इसके अलावा ये मानव विकास सूचकांक में भी ऊपर है, मतलब यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा है तो इनकम ज़्यादा है, और इनकम ज़्यादा है तो टैक्स वसूली भी ज़्यादा होगी। केरल के वित्त मंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर थॉमस इसाक ने कहा कि हम उत्तर भारत के राज्यों को ये कहना चाहते हैं कि जो प्रगतिशील राज्य हैं उन्हें पिछड़े राज्यों की मदद करनी चाहिए, लेकिन जनसंख्या पर नियंत्रण रखने में अपनी सफलता के लिए प्रगतिशील राज्यों को इनाम का हिस्सा न दिया जाना जायज़ नहीं है। केरल के लोगों की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे ज़्यादा है। उसने आबादी की बढ़ोतरी को नियंत्रित कर रखा है, लेकिन केरल को इसकी सज़ा मिल रही है, उसे कम पैसा दिया जा रहा है। वित्त मंत्री की यह बात बिल्कुल गलत और झूठी है। केरल प्रति व्यक्ति आय में देश में 11वें स्थान पर है। केरल की आबादी 3.5 करोड़ है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय 2,07,000 रुपया है, जबकि गोवा और सिक्किम में प्रति व्यक्ति आय 4,30,000 रुपये है, यानी केरल से दुगना। दिल्ली में 3.5 लाख है, चंडीगढ़ में 3 लाख है। अब सिक्किम की आबादी 6 लाख है और वहाँ 4.5 लाख प्रति व्यक्ति आय है, यानी देश की प्रति व्यक्ति आय से 3 गुना ज़्यादा। तो वहाँ ज़्यादा फंड की ज़रूरत क्यों होगी? उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी है और प्रति व्यक्ति आय 68,000 रुपये है, तो यहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी, या देश में सबसे कम आय वाला राज्य बिहार है, जहाँ 49,000 प्रति व्यक्ति आय है, तो उसे फंड की ज़रूरत होगी। अब आपको कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों के धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण जानना चाहिए। आपको याद होगा कि तेलंगाना में कांग्रेस के जीतने के बाद यह उद्घोष किया गया था कि 2024 की चुनावी लड़ाई उत्तर बनाम दक्षिण के बीच की लड़ाई होगी। उनका कहना था कि भाजपा की नीतियां और विचारधाराएं केवल देश के उत्तरी हिस्से में कामयाब होती हैं, दक्षिण में उसका कोई जोर नहीं है। भाजपा मुक्त साउथ का नारा बुलंद किया गया था।
एक बार सदन में डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने कहा था कि इस देश के लोगों को सोचना चाहिए कि बीजेपी की ताकत बस इतनी है कि यह मुख्य तौर पर हिंदी पट्टी, जिसे हम आमतौर पर गोमूत्र राज्य कहते हैं, वही जीत सकती है। हालांकि बाद में उन्हें इस बयान के लिए माफी मांगनी पड़ी। इसके बाद से ही डीएमके और कांग्रेस शासित व समर्थित राज्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अलग अलग मोर्चा खोल दिया। पहले हिंदी थोपे जाने की बात कहकर दुकानों पर लगे बोर्ड के साथ तोड़फोड़ हुई, फिर बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ और इसमें विशेषकर कर्नाटक और तमिलनाडु ही शामिल रहे, जहां बहुत बड़ी संख्या में यूपी बिहार के लोग जाते हैं, नौकरी करते हैं और उनकी जीडीपी बढ़ाते हैं। अब कर्नाटक और केरल के धरना प्रदर्शन का दूसरा कारण समझिए। कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बनते ही 5 गारंटी पूरा करने का वादा किया था। इससे कर्नाटक का राजस्व घाटा 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,14,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो राज्य के कुल बजट का लगभग 21.5% भाग है। कर्नाटक पर अभी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का पहले से ही कर्ज है। ऐसे में ये कर्ज और बढ़ सकता है। कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे वो थे कि कांग्रेस हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देगी, ग्रेजुएट बेरोजगारों को 3,000 रुपए मासिक भत्ता और डिप्लोमा होल्डर छात्रों को 1,500 रुपए मासिक भत्ता देगी। प्रत्येक परिवार की एक महिला को 2,000 रुपए मासिक भत्ता, हर गरीब व्यक्ति को 10 किलो मुफ्त अनाज और हर महिला को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा। इस समय कर्नाटक की कुल आय 2,26,000 करोड़ रुपए है और उसका कुल खर्च 2,87,000 करोड़ रुपए है, यानी आमदनी 98, खर्चा रुपया। राज्य सरकार सालाना जितना कमाती है उससे 60,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। इसी को राजस्व घाटा कहते हैं। अब उसको केंद्र सरकार से ज्यादा पैसा चाहिए अपने मुफ्त स्कीमों को चलाने के लिए, वरना उसका दिवाला पीट जाएगा। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि इस बार देश में कर्नाटक सबसे ज्यादा 36,000 करोड़ रुपए कर्ज मांग रहा है। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कर्नाटक सरकार की ओर से किए गए चुनावी वादों की याद दिलाई थी। उनका कहना था कि इसी वजह से कर्नाटक की वित्तीय स्थिति पर दबाव बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई और बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि सिद्धारमैया जो आंकड़े पेश कर रहे हैं वो पूरी सच्चाई बयान नहीं करते। उन्होंने कहा कि अगर आप वित्त आयोग के फॉर्मूले पर चोट करेंगे तो गरीब राज्यों के लोगों पर और आफत आ जाएगी। इस समय पंजाब देश में सबसे बड़ा कर्जदार है। उसने अपनी जीडीपी का 53% तक कर्ज ले रखा है और जबकि रिजर्व बैंक के मुताबिक किसी भी राज्य पर कर्ज उसकी जीडीपी से 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल की फ्री स्कीम ने पंजाब को कहां पहुंचा दिया। देश में 30% से ज़्यादा कर्ज लेने वाले राज्यों में राजस्थान 39%, केरल 38% कर्ज, पश्चिम बंगाल 37%, आंध्र प्रदेश 34%, उत्तराखंड 31%, तमिलनाडु 31% कर्ज में होगा। आप इसमें गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का नाम नहीं पाएंगे, जबकि वो बड़े राज्य हैं। इसका अर्थ साफ है कि राज्यों को जो रेवेन्यू मिल रहा है उसमें से बड़ा हिस्सा वो अपने कर्ज को चुकाने में खर्च कर रहे हैं। सामान्य शब्दों में कहें तो राज्यों की कमाई का बड़ा हिस्सा लोन को चुकाने में जा रहा है, जिससे उनके अपने यहाँ विकास कार्यों के लिए ज़्यादा रकम नहीं बचा पा रहे हैं। तो इतना लोन आखिर वो ले क्यों रहे हैं? एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट बताती है कि इनकम टैक्स के मामले में देश के 5 राज्य लगभग आधी हिस्सेदारी रखते हैं। टोटल आईटीआर में लगभग 50% सिर्फ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से फाइल किए जाते हैं। इनमें कोई दक्षिण के राज्य नहीं है। ऐसे ही इस वर्ष प्रत्यक्ष करों या इनकम टैक्स में आए कुल राजस्व में सिर्फ 4 राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु ने मिलकर 70% का योगदान दिया था। इसमें केवल एक दक्षिण का राज्य है। इसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी भरने में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश क्रमशः सबसे आगे हैं। जीएसटी में ही कर्नाटक का मुख्य योगदान है। इसमें दक्षिण के 2 राज्य शामिल हैं।
इन आंकड़ों से ये बात तो साफ हो जाती है कि ज़्यादा टैक्स देने वाले राज्यों को राजस्व में कम हिस्सा मिलने वाली बात गलत नहीं है। उदाहरण के लिए बिहार सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले राज्यों में दूर दूर तक कहीं बिहार नजर नहीं आता, लेकिन राजस्व में उसका हिस्सा सिर्फ उत्तर प्रदेश से कम है। वहीं राजस्व जमा करने में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्य राजस्व में हिस्सा पाने के मामले में टॉप 5 से भी बाहर है। तो सीधी बात है कि जहां आर्थिक स्थिति अच्छी है, उद्योग है, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, वहां कम फंड की जरूरत होगी, और जहां इनकी कमी है वहां ज्यादा फंड की जरूरत होगी। दक्षिण भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग बेहतर है उत्तर भारत के राज्यों की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए मुश्किलें ज्यादा हैं। अब इसे उत्तर दक्षिण का मामला बनाकर धरना प्रदर्शन करना बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल वही बात है कि एक भाई दूसरे से कहे कि हम ज्यादा कमाते हैं तो हम ज्यादा खाएंगे, बढ़िया खाएंगे। तुम कम कमाते हो तो तुम आधा पेट खाओ, रूखा सूखा खाओ, नहीं तो हम बंटवारा करके अलग हो जाएंगे। यह सोच राष्ट्र की एकता और अखंडता में बाधक है। एक मोहल्ले को डेवलप करने का खर्च हमेशा कम होगा और एक शहर को डेवलप करने का खर्च हमेशा ज्यादा होगा। तो एक मोहल्ला करोड़ों रुपए में चमका दिया जाए और पूरा शहर टूटा फूटा रह जाए तो कैसा लगेगा? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल ये सब देश के मोहल्ले हैं, लेकिन देश को अपने ऐसे 28 मोहल्ले चमकाने हैं, तब देश चमकेगा। कल उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए और ऐसा ही करने लगे कि हम किसी को एक पैसा नहीं देंगे तो क्या होगा? दक्षिण भारत हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा। कांग्रेस अंग्रेजों के जमाने वाली जेलर थी, इसलिए नेहरू के समय से ही उत्तर भारत के हिंदी क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे रह गए। इन पर कभी कांग्रेस ने न ध्यान दिया न पैसा। उदाहरण बहुत ज्वलंत है रायबरेली का, जहां 43 साल तक लगातार कांग्रेस का सांसद बना रहा गांधी परिवार, लेकिन एक सड़क भी चलने लायक नहीं है। 4 दशक बहुत बड़ी अवधि होती है। 1 दशक में देश की काया पलट कर दी मोदी सरकार ने। तो जब 60 सालों में सिर्फ दक्षिण भारत को विकसित किया गया, तो अब कुछ ज्यादा उत्तर भारत के लिए करना पड़ेगा, जिससे कोई किसी पर बोझ न बने और सभी राज्य समान रूप से विकसित हों, जिससे भारत भी आगे बढ़े। लेकिन चोट खाए आशिक की तरह कांग्रेस अब मोदी की जगह देश से बदला ले रही है, जो कि अक्षम्य अपराध है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।